हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको क्लास 9th में मिलता है और आपको काफी परेशान करता है कुछ चीजों को समझने के लिए कि हम कैसे उनको समझें कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, क्या है इसमें, अजीबोगरीब नाम क्या है। तो ये एक्चुअली दोस्तों, ये जो वीडियो चलेगा आपका ना, ये पार्ट्स में चलेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, यानी कि मैंने आपको पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था, तो उसमें दो पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके फिर पढ़ाया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे आराम आराम से पढ़ेंगे और इसमें आपको एक एक चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बात से कि क्यों हमने जंतुओं को और जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जा रही, जो भी चीजें, क्या बोलेंगे उसको, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित चीज क्यों है, उसका क्या पर्पस है, या हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, वो बात है। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे दोस्तों, जो बात आपके दिमाग में बहुत आसानी से घुस सकती है, वो है जो हम लोग ह्यूमन में खुद में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। जैसे हमने बांट लिया है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, और तुम सिख, तुम ईसाई, ठीक है। उसके बाद हमने हिंदुओं में भी बांट ली कैटेगरी कि ये अलग जात हो गई, वो अलग जात हो गई। तो ये कैटेगरी क्यों डिवाइड की गई थी? ये इसलिए डिवाइड किया था कि पहचान किसी की हो सके, है ना। कि अभी चलो, ये स्पेसिफिक कास्ट सिस्टम इसलिए शुरू में था कि उसकी पहचान हो सके कि ये लोग इस टाइप का काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका एक क्लासिफाई करने का एक तरीका हो गया था। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट ने भी दिमाग लगाया। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किस जगह पे है, कैसे पहचानेंगे कि कौन किस एक खास ग्रुप से बिलोंग करता है। या फिर आप ऐसे समझिए, आपके शेल्फ में, आपके कमरे में ढेर सारी किताबें हैं, बायो की ढेर सारी बुक है, केमिस्ट्री की ढेर सारी बुक है। तो जब तक आप अलग से अलमारियों में सेट नहीं करेंगे, एक रैक आपने सिर्फ बायो का लगाया, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, तब जाकर के आप आराम से जाते इसको तुरंत खोज के निकाल पाएंगे। बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। तो जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु क्या किया? अरस्तु बोले कि देखो, जितने भी पृथ्वी पे जीवित चीज है, या तो पौधा है या तो कोई जंतु है। अरस्तु ये बोले, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद कार्ल लिनियस आए, कहे कि ठीक है, आपने बोला है पौधा और जंतु, तो आप नाम दे दीजिए उन लोगों को। आप उनको एक जगत का नाम दीजिए कि अच्छा, इस जगत में ये लोग आ रहे हैं। जगत का मतलब यहाँ पे उससे संबंधित नहीं है कि हम पूरे पृथ्वी भर की बात कर रहे हैं। ये जगत एक टर्म दिया गया कि उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे अभी क्लासिफिकेशन बाकी है। जगत का मतलब ऐसी चीज होगी जो बहुत ब्रॉड हो, ठीक है। तो क्या किया गया कि पौधों को प्लांटी में डाल दिया गया, कि जो भी पौधे हैं उनको हम प्लांटी जगत में डाल देंगे, जो भी जंतु हैं उनको हम एनिमेलिया में डाल देंगे। एनिमल मतलब एनिमेलिया, प्लांट मतलब प्लांट्स, ठीक है। ऐसे था। उसके बाद और भी 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर उस पर खूब मंथन किया। तो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। 1969 में उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जीवित चीज कोई अगर है तो वो या सिर्फ पौधा या सिर्फ जंतु है। ये बात कहना गलत होगा। ये बात जो है ना, किसने बोली? विटेकर ने बोली। तो विटेकर ने कहा कि हमारे पास टोटल 6 जगत होनी चाहिए। बेसिकली 5 किंगडम के लिए वो विटेकर जाने जाते हैं, पर उसमें छठवां भी आप ऐड कर लेते हैं। तो आर.एच. विटेकर का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए वो जाने जाते हैं। ये किंगडम क्या है? ये वही जगत है जिसके अंदर में बहुत सारे टाइप ऑफ प्राणी आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, 5 जगत कौन कौन से थे, सबसे पहले आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। पहला जगत था मोनेरा, ठीक है। मोनेरा जगत रखा गया। दूसरा आपका प्रोटिस्टा जगत रखा गया। तीसरा आपका फंगस यानी कि कवक जगत रखा गया। कवक समझते हैं ना, जो चीज सड़ गल जाती है उसके ऊपर जो लगता है वो कवक हो गया। चौथा आपका प्लांटी रखा गया, यानी कि पौधे, पादप जगत, ठीक है। पांचवा रखा गया एनिमेलिया। एनिमेलिया बोले तो जंतु, सारे जंतु उसमें रखे जाएंगे। फिर वायरसेस, वायरस यानी कि विषाणु रखे गए, ठीक है। अब दोस्तों, कुल मिला के 5 किंगडम के बारे में इन्होंने बताया था। लास्ट में वायरस उन्होंने और ऐड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अब आपने नाम पढ़ लिया, अब आपको हवा किसकी लगी होगी इसमें से? एनिमेलिया और प्लांटी की, जो मैंने पहले बताया था। शायद इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। फंगस क्या होता है? जो चीजें खाने पीने वाली सड़ने लगती हैं, आप फ्रिज में ना रखे उसमें तो फंगस लग जाता है, जैसे ब्रेड पे, रोटी पे, ये सारी चीजें, है ना। और प्रोटिस्टा की बात करें, बस इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो इसका नाम अभी याद कर ले, प्रोटिस्टा मोनेरा। अभी हम बताते हैं इसके बारे में आपको। दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इसका क्राइटेरिया क्या था? जैसे अब अगर हम लोग,
जैसे हिंदुओं में जात पात डिवाइड किया गया, तो क्राइटेरिया ये रखा गया था कि पहले जो गरीब लोग होते थे तो उनको कहा गया कि नहीं ये इस वर्ग के लोग ये काम कर रहे हैं, उस वर्ग के लोग ये काम कर रहे हैं, तो बस ये पहचान बनाने के लिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ किया गया कि मेन क्राइटेरिया इसमें जो बेस था वो इस बात पे बेस था कि उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि सेल क्या होता है आप जानते हैं ना, जैसे आपका पूरा बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना है, जैसे पूरे मकान में ईंटा छोटा छोटा होता है, वैसे आपके बॉडी में सेल। तो हर जीव में सेल अलग अलग होता है, कोशिकाएं अलग अलग टाइप की पाई जाएंगी। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है पहले ये देखा गया। दूसरा ये देखा गया कि कौन सा ऐसा समूह है जो जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का तरीका सेम हो। पोषण का तरीका सेम होने का क्या मतलब हुआ, क्या वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं? स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं चूल्हे चौके बना रहे हैं, वैसा बात नहीं है। यहाँ पे ये कि वो क्या प्रकाश की उपस्थिति में पानी वगैरह लेके अपना भोजन बना ले रहे हैं, या फिर वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है। तो ये देखा गया कि वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किस प्रकार का कर पा रहे हैं। तीसरी चीज देखी गई रिप्रोडक्शन, जनन कैसे हो रहा है। अब आप सोच रहे कि जनन तो सब में सेम तरीके से होता होगा, नहीं, कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि अलैंगिक जनन होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक और लैंगिक क्या है? लैंगिक का मतलब हो गया एक मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों चाहिए, पर अगर हम बात करें अलैंगिक की, एसेक्सुअल की, तो उसका मतलब हो गया कि उसमें बस बॉडी से ही कोई पार्ट अलग होगा और नया बॉडी बन जाएगा। तो ये भी देखा गया कि प्रजनन किस प्रकार से कर रहे हैं, अलैंगिक या फिर लैंगिक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बनाया गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का हम आपको मतलब समझाते हैं क्या होता है। ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिससे हम आपके पूर्वज से आपका लिंक करा सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप में एक लक्षण दिखाई दे रहा है कान पे बाल, ठीक है। अब कान पे बाल ना तो आपके पापा के हैं ना तो आपके दादा के हैं, पर आपके हैं, तो आप सोच में पड़े होंगे कि फिर किसके हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि जो दादाजी के पिताजी रहे होंगे उनका लक्षण आपके पास आया है, तो वो कान पे बाल प्रूफ करता है कि आप उन्हीं के खानदान के हैं, यानी दादाजी के पिताजी जिसको आपने देखा भी नहीं है उनके खानदान के हैं, है ना। तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, यानी कि वो लक्षण आया पर कहीं ना कहीं जाके वो शो भी हो गया, है ना, वो आगे ट्रांसफर करता रहा। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पूर्वजों से कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण के लिए ये सारी चीजें ध्यान दी गई दोस्तों। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मोनेरा किंगडम से। अब आपको मोनेरा किंगडम में क्या समझना है वो मैं आपको बताती हूँ। मोनेरा किंगडम का ये मतलब होता है दोस्तों, इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट, डू नॉट डिफाइन न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। इसमें सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसमें बहुत अच्छे से सारे अंग शामिल नहीं, ऑर्गेनल का मतलब अंग नहीं शामिल होते हैं। तो मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट आते हैं। अब आप सोच रहे हैं प्रोकैरियोट क्या होता है, तो प्रोकैरियोट का मतलब ही यही होता है कि जिनका सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड ना हो, बहुत ज्यादा विकसित ना हो। विकसित नहीं है मतलब उसमें बहुत सारे अंग नहीं पाए जा रहे हैं। अंग मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सभी चीजें मौजूद नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। इनके पास केंद्रक भी नहीं होता है। बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु ले लीजिए, उसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। हर कोशिका में केंद्रक होता है, उसमें डीएनए आरएनए सब रहता है, लेकिन इन लोग के पास नहीं होता है, ठीक है। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। कुछ कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन शो करते हैं, यानी कि वो दिखाएंगे कि नहीं मेरा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिकली मोनेरा किंगडम में ये भी आपका एक कैरेक्टर है। This group include all some well-known bacteria include blue-green algae और cyanobacteria। इस ग्रुप में दोस्तों सभी आ जाते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीला हरा शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग माइकोप्लाज्मा को भी डाल देते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये आपका सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है। परीक्षा में आपको ये बहुत पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा क्या है, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहलाता है? साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको आप जब पानी में वो पाया जाता है ज्यादातर, तो जब आप उसको हाथ में उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने काई ले ली है हाथ में, ठीक है। तो काई जैसा वो दिखता है, उसके बाद वो जो धूप लगते ही ब्लू कलर देता है, नीला रंग देगा और ग्रीन कलर देता है। इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि वो नीला हरा शैवाल है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के नाम से तो जाना ही जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कहलाती है। दे आर मोस्ट एबिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज्यादा मोनेरा किंगडम के जितने भी जंतु होते हैं वो आपको बहुत, मतलब आपको पता ही है बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, हर जगह मतलब हर जगह, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं क्या मतलब है मोनेरा किंगडम का। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी देने वाले हैं हम। यहाँ पे आपको ये पता रखना है, जो बैक्टीरिया आपको बहुत गर्म पानी में मिले, बहुत ठंडे पानी में मिले, बहुत नमकीन पानी में मिले, उस बैक्टीरिया का भी एक समूह बनाया गया। ठीक है, रखा क्या नाम गया उसका? आर्की बैक्टीरिया उसका नाम रखा गया। आर्की बैक्टीरिया अगर आपसे कोई कहता है तो आप समझ जाएंगे किसी ऐसे बैक्टीरिया की बात हो रही है जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है। एक्सट्रीम का मतलब हो गया कि कठिन कंडीशन में है। ठीक है, अब कठिन कंडीशन क्या हो सकती है हमारे हिसाब से? कठिन कंडीशन क्या है? पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत नमकीन है। हमें लगता है कि हम नहीं कर सर्वाइव कर पाए, शायद बैक्टीरिया भी ना कर पाए, लेकिन बैक्टीरिया करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो भी सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, नमकीन एरिया में यानी कि समुद्र के पानी में जो आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, उनको हेलोफाइल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेलो का मतलब होता है वो नमकीन जगह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी सॉल्टी एरिया को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको बहुत गर्म पानी में मिलेंगे उसे हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से संबंधित है, फिर एसिडोफिल्स बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। ठीक है, जो आपको दलदल में मिले दोस्तों उसको मिथानोजेन कहते हैं। मिथानोजेन जो होता है दोस्तों, ये गाय भैंस के जो गट होता है यानी कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बीचों बीच ये मौजूद होते हैं, जिस पार्ट से ये अपने खाने को नीचे पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया आता है दोस्तों जिसे हम यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे यू बैक्टीरिया क्या होता है? आपके परीक्षा में पूछा था सत्य बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो किसी भी चीज के आगे बायो में अगर सत्य वर्ड लग गया ना तो समझ जाएगा कि उसका मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा है। ये नहीं है कि कुछ एक चीज गायब है हम जबरदस्ती उसको बैक्टीरिया बोल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? कहने का मतलब कि एक अच्छे बैक्टीरिया के अंदर में जो जो गुण होने चाहिए, जो जो कैरेक्टर होने चाहिए, वो उसमें मिल रहे हैं, तभी हम उसको यू बैक्टीरिया में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हम ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो हम यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? बहुत ज्यादा कठोर होती है, और इनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम क्या होता है दोस्तों? एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया के पीछे पतला सा होता है, जिसके कारण पानी में चल पाता है। तो अब इसमें से प्रश्न में आपको क्या पूछेगा कि यू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो हम यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया को भी कहते हैं। इनके पास फ्लैजिलम जो है वो आपका मौजूद होता है। ठीक है, जैसे इसके पास एग्जाम्पल में आपके लिए है यूग्लिना। यूग्लिना आपका ट्रू बैक्टीरिया के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर सके। उसमें कौन है? उसमें साइनोबैक्टीरिया है। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताना है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। वैसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, ये कैसे अपना भोजन बनाएंगे? जैसे पौधे में क्लोरोफिल था, इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तभी ना अपना भोजन बना पाएंगे। इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ठीक है, और ये जो है बहुत सारे इसमें से ऐसे भी होते हैं जो आपके वाटर का पॉल्यूशन मेंटेन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें जो है ना इसमें दोस्तों आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या है दोस्तों, मैंने क्या क्या बताया आपको? आर्की बैक्टीरिया बताया। अब आप पॉज करिए, कमेंट सेक्शन बताइए आर्की बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया को कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, गर्म पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, नमकीन पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दलदली में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। ठीक, यू बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो बैक्टीरिया एक प्रॉपर सारा सब कुछ कंटेन करता है। एक बैक्टीरिया में जितनी चीजें होनी चाहिए उसके पास होती है, उसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे आपका यूग्लिना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों। फोटोसिंथेटिक जो है वो किस में आता है, तो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना सके, साइनोबैक्टीरिया इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? जो केमिकल यानी कि रसायन का संश्लेषण कर सके। कौन कर सकता है? राइजोबियम, जो कि जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका जड़ों में मौजूद होते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? परपोषी जीवाणु। ठीक है, परपोषी जीवाणु जो सड़ी गली चीजों को गला के और खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में और आपको क्या चीजें समझनी है। बैक्टीरिया का शेप आपको पूछा जाता है दोस्तों। शेप के अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका रॉड शेप यानी कि सिलेंड्रिकल आकार का। दूसरा है आपका कॉकस शेप
जो गोल गोल आकार के होते हैं बैक्टीरिया। तीसरा है आपका स्पाइरल शेप, यानी कि जो स्पाइरल बाइंडिंग की जाती है वैसा, मतलब ऐसे ऐसे घुमा हुआ बैक्टीरिया का शेप। चौथा है आपका कॉमा शेप, कॉमा मतलब जैसा कॉमा का आकार होता है वैसा। तो बैक्टीरिया की 4 शेप होते हैं। आज हमने दोस्तों मोनारा किंगडम पढ़ा। आप मुझे मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों कल प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे और छोटी छोटी वीडियो से आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग कल बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी दूसरी क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे, बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न आपको करवा दिया जाएगा इस सेशन के बाद, तब फिर उसमें आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे और जरूर से नेक्स्ट क्लास देखिएगा, ठीक है। बाय बाय।